दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके दोस्त हिमांशु सिन्हा के इस सोशल मीडिया अकाउंट पर, सोशल मीडिया पेज पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे। वायदे के मुताबिक एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक और छोटी सी कहानी लेकर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है बस की यात्रा। कहानी के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी साहित्य लेखन में एक जाना माना नाम है और खासकर व्यंग्य लेखन में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। आइए सुनते हैं परसाई जी की लिखी कहानी बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम को 4 बजे वाली बस पकड़ते हैं। पन्ना से इसी कंपनी की एक और बस है जो सतना के लिए घंटा भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी रह गया था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस पर सवार नहीं होते। तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। खैर, शाम को बस अड्डे पहुंचे। बस को देखा तो मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, बूढ़ी सी पुरानी सी खटारा बस, जिस पर सदियों के अनुभव के निशान पड़े हुए थे। यहां वहां डेंट्स, पैचेस। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इस बेचारी बूढ़ी बस को कष्ट होगा। यह बस तो पूजा के योग्य थी, फिर इस बेचारी बूढ़ी पर हम क्यों सवारी करें। बस कंपनी के एक पार्टनर भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? बिगड़ गए, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम जरा आगा पीछा करने लगे। हमारे साथ जा रहे एक मित्र डॉक्टर थे। डॉक्टर ने कहा, डरो मत, चलो। बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय रहेगी। हमें अपने बेटों की तरह गोद में बिठा कर लेकर जाएगी बूढ़ी अम्मा। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें जैसे कह रही थी कि आना जाना तो लगा रहता है, जो आया है वो जाएगा। राजा, रंक, फकीर। अरे आदमी को इस दुनिया से कूच करने के लिए तो एक छोटा सा बहाना चाहिए। तुम्हारे लिए शायद यही बस। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था जैसे हमारी सीट के नीचे ही इंजन रखा हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी और इसे भरपूर ट्रेनिंग मिली होगी। हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जा रही है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि डीजल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में डीजल निकालकर बाल्टी को अपने सीट के पास रख लिया और नली डालकर इंजन में धीरे धीरे डीजल भेजने लगा। मैं अब उम्मीद कर रहा था कि कंपनी के पार्टनर साहब शायद अब इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से डीजल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध की शीशी मुंह में लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे चहचहा रहे थे, लेकिन मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। पेड़ आते देखता तो मुझे लगता जैसे अब बस उस पेड़ से टकरा जाएगी। एक पेड़ गुजरता तो मुझे दूसरे पेड़ का इंतजार रहता। झील दिखती तो मैं सोचता अब बस इसमें गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह बस चली नहीं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो बस इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे खड़ी हुई बस बेचारी बूढ़ी माँ बड़ी दयनीय लग रही थी। ऐसा लगता जैसे कोई बूढ़ी, कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, अफसोस हो रहा था कि इस बेचारी पर बेकार हम लद कर चले जा रहे हैं। अगर इसका देहांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इस बेचारी की अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और उसमें कुछ सुधारने की कोशिश की। बस थोड़ा और आगे चली, उसकी चाल अब और धीमी हो गई थी। धीरे धीरे बेचारी बूढ़ी की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल टटोल कर वह धीरे धीरे रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आते दिखती तो बेचारी एकदम से किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, हमारी तो अब ये उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया और पूरी बस थरथराती हुई एकाएक से थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में जा गिरती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस पर सवारी कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना, त्याग की ऐसी भावना इतनी दुर्लभ है। मैंने सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना को सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उस आदमी का इंतजार कर रहे होते और कहते, देखो वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए लेकिन टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। पन्ना पहुंचने की उम्मीद तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी जैसे इसी बस में गुजारनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर इस बस की अब कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव सब खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कल एक बार फिर से मुलाकात होगी एक और छोटी सी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। जय भारत, जय हिंद, शुक्रिया।